आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए हम श्वसन तंत्र के बाद पढ़ेंगे शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड, रुधिर को। रुधिर, ब्लड क्या है? रुधिर है यह एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर किस किस से बना होता है? ब्लड, यह प्लाज्मा, प्लाज्मा और कुछ संगठित पदार्थ होते हैं। संगठित पदार्थ, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा और 45% है, 45% संगठित पदार्थ होते हैं। अब संगठित पदार्थ में क्या क्या होता है? इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल 90 से, टोटल ये कितना है ब्लड में? 55%, लेकिन इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जल। प्रोटीन होते हैं कुछ, कितने? 6 से 8% क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन है? प्रोटीन एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और क्या? इसमें कुछ खनिज आयन भी होते हैं। प्लाज्मा में खनिज आयन, खनिज आयन कौन कौन सी खनिज? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट, ये पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इसका कार्य क्या है? एल्ब्यूमिन है, इसका कार्य क्या है? ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, यह है ये रक्त स्कंदक प्रोटीन है। यह रक्त स्कंदक प्रोटीन है। ये क्या है? यह रक्त स्कंदक प्रोटीन है। और ग्लोब्यूमिन का कार्य क्या है? यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और एल्ब्यूमिन है, यह परासरण दाब का नियमन करता है। नहीं, परासरण दाब का संतुलन। ठीक है, एक बार और समझते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा टोटल ब्लड में कितने हैं? 55%। इसमें जल है, जल 90 से 92% तक इसमें जल है। फिर प्रोटीन में कितनी है? 6 से 8% है। 6 से 8% क्या है? प्रोटीन में कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और
फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का कार्य क्या है? पराशरण दाब का संतुलन करना। ग्लोब्यूमिन का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करना। और फाइब्रिनोजन का कार्य है रक्त स्कंदक प्रोटीन है, रक्त स्कंदक प्रोटीन है। कुछ खनिज आयन होते हैं, कौन कौन से? क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये कुछ खनिज आयन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संगठित पदार्थ। एक चीज और देखेंगे, प्लाज्मा, सीरम क्या है? सीरम, सीरम है प्लाज्मा में से स्कंदक कारक यदि निकाल लें, स्कंदक कारक है, इसे निकाल लें तो ये क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। प्लाज्मा में से स्कंदक कारक निकाल लें तो ये क्या है? सीरम है। इसके बाद हम देखेंगे संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ में है सबसे पहले, संगठित पदार्थ, ये कुल ब्लड का कितना है? 45%। इसमें सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, और इसका नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। आरबीसी इसे रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका कहते हैं और इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब क्या होती है? आरबीसी की संख्या होती है। स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 55 लाख, लाख है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आरबीसी बनती कहां पर है। तो आरबीसी का निर्माण है, आरबीसी का निर्माण है, ये कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का जीवन काल है जी 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी है, जब इसकी मृत्यु हो जाती तो कहां पर होती है? तो स्प्लीन, प्लीहा में, प्लीहा जिसे स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब आरबीसी है, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन अपरिपक्व आरबीसी है जो नॉर्मल कोशिकांग की तरह होती है, सामान्य कोशिकांग की तरह होती है। और परिपक्व आरबीसी है, परिपक्व आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक, केंद्रक का अभाव होता है, अभाव होता है। और आरबीसी की आकृति कैसी होती है? बाइकॉनकेव, यानी आकृति, इसकी आकृति कैसी होती है? उभया अवतल, उभया अवतल, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव होती है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद है। चलो इधर बता रहे
अपवाद क्या है? ऊंट और लामा, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं, इनकी परिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं कि इनकी परिपक्व आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा ऐसे दो स्तनधारी हैं, इनकी परिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 100 ml रक्त में 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी हमने हो गया। इसके बाद देखेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब क्या है? दूसरे नंबर पे है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। यह कैसी होती है? एक रंगहीन होती है। हीमोग्लोबिन की अभाव के कारण कैसी होती है? रंगहीन होती है। रंगहीन होती है, इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण इसमें रंग नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का नाम क्या है? दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसका नाम लिखने रहे, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। यह सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती है। एनसीईआरटी में इसका फिक्स टाइम नहीं लिखा है। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो एनसीईआरटी में लिखा है सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती है। ठीक है, इसके बाद इसकी यहाँ संख्या हो, इसकी संख्या है जो बहुत कम होती है। आरबीसी की तुलना में इसकी संख्या है जो बहुत कम होती है। इसकी संख्या 6000 से 8000 प्रति QMM होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 प्रति QMM होती है। अब WBC है जो 2 प्रकार की होती हैं, इसे आप लिखें, बता रहे हैं। WBC कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कणिकामय और एक है अकणिकामय। कणिकामय को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट और ये क्या है? एक ग्रेन्युलोसाइट।
एक ग्रेन्युलोसाइट। इसमें क्या होते हैं, इसमें कण होते हैं छोटे छोटे, और इसमें कोई भी कण नहीं पाए जाते हैं। तो कणिकामय और अकणिकामय। अब कणिकामय कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल कणिकामय है। ये 3 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। अब अकणिकामय कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। एक है लिम्फोसाइट, एक है लिम्फोसाइट और कौन है? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इसके बाद बेसोफिल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? हिस्टामिन, इस बेसोफिल यहाँ की 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिपेरिन का कार्य क्या है? यह एक प्रतिस्कंदक है। हिपेरिन क्या है? यह एक प्रतिस्कंदक है, यह रक्त को जमने से बचाता है। तो यह क्या है? एक प्रतिस्कंदक है। सेरोटोनिन क्या है? यह रक्त वाहिका को संकुचित करता है। रक्त वाहिका को संकुचित करना। और यह रक्त वाहिका को हिस्टामिन क्या है? यह रक्त वाहिका को फैलाता है। रक्त वाहिका को फैलाता है। तो हिस्टामिन क्या है? यह रक्त वाहिका को फैलाता है। सेरोटोनिन क्या है? रक्त वाहिका को संकुचित करता है। और हिपेरिन है, यह प्रतिस्कंदक कारक है, एक प्रतिस्कंदक कारक, यानी रक्त को जमने से बचाता है। ठीक है। इसके बाद यूसिनोफिल क्या है? यूसिनोफिल है, यह एक एलर्जी प्रतिक्रिया है। एलर्जी प्रतिक्रिया है, यह संक्रमण से बचाती है। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, यह दोनों क्या है? भक्षकाणु कोशिकाएं हैं। जी और जी भक्षकाणु कोशिका हैं। और लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? बी सेल और टी सेल। इसका यह क्या है? प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का निर्माण करना, प्रतिरक्षा का निर्माण करना। सही। इसकी कितने परसेंट पाई जाती है? 0.5 से 1% पाई जाती है। यूसिनोफिल कितनी है? 2 से 3%। और न्यूट्रोफिल है, सबसे अधिक मात्रा में कितनी होती है? 60 से 65%। बेसोफिल है, इसकी मात्रा सबसे कम होती है,
न्यूट्रोफिल की मात्रा है ये सबसे ज़्यादा होती है, और लिम्फोसाइट है यह 20 से 25% पाई जाती है, और मोनोसाइट है यह 6 से 8%। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें एक। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, प्लेटलेट्स। इसे क्या कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या है 1.5 से 3 लाख प्रति क्यूब mm होती है। 1.5 से 3 लाख प्रति क्यूब mm होती है। यह वास्तविक कोशिका नहीं होती, प्लेटलेट्स है यह वास्तविक कोशिका नहीं होती, यह मेगा कैरियोसाइट्स किसकी, यह है वास्तविक कोशिका नहीं होती, यह मेगा कैरियोसाइट की विखंडन से बनती है। प्लेटलेट्स का निर्माण कैसे होता है, यह मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा में पाई जाती है। मेगा कैरियोसाइट से अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है मेगा कैरियोसाइट से, तो मेगा कैरियोसाइट्स के विखंडन से बनती है प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का मेनली कार्य क्या है, यह इसका कार्य है यह रक्त स्कंदन में कार्य है इसका, यह रक्त स्कंदन में सहायक है। इसका मेन काम है रक्त स्कंदक में सहायक है। कौन सी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो डेंगू बीमारी में, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या है कम हो जाती है। तो यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो जब हमारे शरीर में चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा जिससे रक्त बहेगा। ठीक है, तो डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या है जी बहुत कम हो जाती है। और ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।